तो बस्तर और सरगुजा के इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बात की संभावना कम है कि तीनों जगह पुराने मुख्यमंत्री रिपीट किए जाएं। तो आपके हिसाब से बीजेपी किसको सीएम बना सकती है? लोग ओपी चौधरी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओपी चौधरी और अरुण साव में अरुण साव ही आगे रहेंगे। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी सरकार की आमद हो गई है और भूपेश का भरोसा टूट गया है। अब अटकलों और चिंतनों का दौर है। अटकलें इस बात की कि बीजेपी में सीएम फेस कौन है और कौन इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। वही चिंतन का दौर इसलिए कि भूपेश पर भरोसा आखिर क्यों टूटा और बीजेपी का कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल गया। तो ये चर्चाएं आज आम है और इस पर खास बातचीत के लिए वरिष्ठ वकील और चुनाव विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव हमारे साथ है। सुदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो आंकड़े आए हैं, खास तौर पे जो बीजेपी का जीत का आंकड़ा है और कांग्रेस की हार का, क्या ये चौंकाने वाला नहीं है? पिछले 3 दिन से मैं रिजल्ट को बहुत बारीकी से देख रहा हूं और कई कारण ऐसे हैं जो मुझे समझ में आए हैं कि ये रिजल्ट क्यों ऐसे आए। जी, तो इन नतीजों के पीछे आप क्या देखते हैं? मतलब कांग्रेस से ऐसी क्या चूक हो गई या बीजेपी ने कौन सी ऐसी बड़ी प्लानिंग कर ली, इसलिए ये ऐसे नतीजे आए हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, इसमें मूल रूप से अगर हम कहें तो बस्तर और सरगुजा के इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी थी। वो दिखाई देती थी थोड़ी, लेकिन उसका एक्सटेंट या उसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक होगी कि सरगुजा में 14-0 हो जाएगा और बस्तर में 8-4 हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता था। ये जी, लगता था कि बस्तर में शायद कांग्रेस को 4 की जगह 6-7 सीटें आएंगी, 12 की जगह, और बस्तर में सरगुजा में भी 14 में से भी 6-7 सीटें आने का अंदाज है। मतलब किसी जी, भी कीमत पर इन दोनों संभाग की 26 सीटों में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस को आना ही चाहिए था, ये अनुमान था। और अगर मैं सीटों में बात करूं तो जैसे गुलाब कमरो है, टीएस सिंहदेव है, अमरजीत भगत है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको जीतना चाहिए था। बस्तर जी, में भी जी, बस्तर में भी जिस तरीके से कांकेर की सीट पर 16 वोटों की हार, संतराम नेताम केशकाल की सीट पर 2000 के आसपास वोटों की हार, ये सब सीटें जीते वाली मानी जा रही थी। जी, तो ये एक तो कारण ये है कि वहां पर थोड़ा इनकम्बेंसी थी। उसके दो कारण हैं। एक ये कि उस इलाके में एमएलए 2-2 टर्म रह चुके थे। 8 से 10 एमएलए ऐसे थे दोनों इलाकों में जिनका ये तीसरा टर्म था। एक बार विपक्ष के रूप में काम कर चुके थे, एक बार सत्ता पक्ष के रूप में काम कर चुके थे। तो कोई और बहाना या कोई एक्सक्यूज वो नहीं दे सकते जी, थे कि क्यों हमने परफॉर्म नहीं किया। तो उस जी, पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो थी। दूसरा जी, कारण ये है जी, कि सरगुजा और बस्तर, इन दोनों का भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसको महानदी बेसिन कहते हैं या जिसको प्रशासनिक रूप से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग दुर्ग, कहा जाता है, जी, उससे सांस्कृतिक और भाषाई कनेक्ट नहीं है। बस्तर में तो बहुत ही ज्यादा हल्बी और गोंडी भाषा का प्रचलन है। सरगुजा में भी सादरी और सरगुजिया भाषा बोली जाती है और सरगुजा ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से के लोगों के वहां माइग्रेट होकर बहुत बसे हुए हैं बड़ी संख्या में, तो उनका भी असर वहां पर आता है। अब आप जी, देखेंगे कि सरगुजा 14-0 से आप साफ है, लेकिन जैसे ही आप बिलासपुर संभाग की आदिवासी सीटों में आते हैं तो लैलूंगा कांग्रेस जीतती है, धर्म जयगढ़ कांग्रेस जीतती है, रामपुर ननकीराम कंवर हार जाते हैं। जी, तो ये परिणाम क्लियर बता रहा है। और यहाँ तक कि पाली हुँ, तानाखार जो आदिवासी सीट है उसमें मुकाबला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस में होता है, बीजेपी थर्ड होती है। जी, तो ये जो चीज है, ये नोट करने वाली चीज है। इसी जी, तरीके से आप दुर्ग और रायपुर संभाग का देखिए। आप बस्तर में हार रहे हैं, लेकिन सिहावा जीतते हैं, आप बिद्रा नवागढ़ जीतते हैं, आप डोंडी लोहारा जीतते हैं और आप मोहला मानपुर भी जीतते हैं। तो जी, मतलब जैसे ही संभाग बदलता है, स्थिति जी, बदल जाती है। इसका जी, अर्थ ये है कि जो भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ी वाद था,
उसका असर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में जितना था, उतना असर बस्तर और सरगुजा संभाग में नहीं था। जी। उसका हालांकि कारण शायद भाषा भी है, जी उसका कारण शायद सांस्कृतिक पहचान भी है, उसका कारण बहुत सारी चीजें हैं। उसका जी कारण शायद ये भी है कि राजधानी के ज्यादा दूर जाने पर प्रशासनिक नियंत्रण भी कमजोर होता है। जी तो ये एक बड़ा कारण है इन दो संभागों में अलग परिणाम का। दूसरा कारण तो ये साफ है कि भाजपा के पक्ष में पूरे जी तीनों राज्यों में एक जी हिंदुत्व का लहर कहिए, उसको अंडर करेंट कहिए, या ये कहिए कि जो सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी है, जिसके जी कारण अपर कास्ट के लोगों ने, बहुसंख्य लोगों ने, माने लगभग सारे जी लोगों ने। जी लेकिन लेकिन कांग्रेस हमेशा से दावा करती रही है कि हम तो आदिवासियों के साथ है, और यही बोलकर वो आई भी थी। पेशा कानून की बोलता हूँ बात हुई, पचहत्तर लेकिन बाद में विवाद पचहत्तर विवाद बना, साल हसदेव, सिलगेर जैसे बड़े मामले सामने आए। लेकिन फिर भी ये मैं हम तो देवगुड़ी बनवाते हैं, ये बोलकर एक सांस्कृतिक आधार भी तैयार करने की कोशिश की गई, और आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे चर्चाएं भी थी कि बघेल बिल्कुल कैसे की गई थी। को साथ लेकर देवगुड़ी का चलती है, जितना तो ये सब काम नहीं आप सोचिए, आया। सुनिए अक्षय जी, अक्षय जी, जी जी देवगुड़ी का जितना महत्व आइडेंटिफाई नहीं करता नॉर्थ का ट्राइबल, वहां जी पर बूढ़ा देव जो नॉर्थ के ट्राइबल बिल्कुल का कनेक्ट है वो एकदम अलग है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी भी इतने सालों में बस्तर में अपनी पैठ नहीं जमा पाई, क्योंकि बस्तर का ट्राइबल अलग है, सरगुजा का ट्राइबल अलग है। बिल्कुल वो चीज भी पूरी तरह इसलिए काम नहीं कर पाई है। जी। और और जो पट्टा आवंटन का था, मतलब वनाधिकार पट्टा, ये सब भी काम नहीं किया। और खासकर तौर पर जब कैंप की बात होती है, सिलगेर की बात होती है, तो वहाँ भी ये बोले थे कि हम शांति वार्ता करेंगे, लेकिन बाद में बोल दिए कि हम तो नक्सलियों से बात नहीं करेंगे जो संविधान को नहीं मानते। तो ये फैक्टर भी काम किए होंगे क्या? क्योंकि आदिवासी वोट बैंक का एकाएक इस तरीके से खिसक जाना, ये बड़ी चीज़ देखने नहीं देखने को नहीं, मिली आप इस बार। ये मत मानिए कि ये आदिवासी वोट खसका है। जी सरगुजा में 60% आदिवासी है, 40% गैर आदिवासी है। जी बस्तर में भी 70% आदिवासी है और 30% गैर आदिवासी है। जी अब आप देखिए, कवासी लकमा सारे झंझावात के बीच भी फिर से जीत के आ गए। जी जो बीजापुर है, विक्रम मंडावी, वो फिर जीत के आ गए। ये दो जिले ऐसे हैं, सुकमा और बीजापुर, जो 90% आदिवासी है। जी तो अगर आदिवासी वोट बड़ी स्तर पर खसका होता, तो हम्म भयंकर एंटी इनकम्बेंसी के बाद कवासी लकमा को नहीं जीतना था, हाँ लेकिन वो जीत, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। देखिए हुआ ये और है, खास तौर पे जो दूसरी मुझे ये पार्टियां भी लगता है, कई आदिवासी पार्टी, उनका भी ज्यादा वोट शेयर बिल्कुल बढ़ा नहीं, बल्कि नहीं कम ही बढ़ा हुआ है, है एक तरीके से देखा जाए। आम बिल्कुल आदमी नहीं पार्टी बढ़ा। का भी बहुत कम है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हालांकि एक वो विधायक जीतने में सफल रहे। हाँ, मैं अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो जी 40% गैर आदिवासी सरगुजा में है और जो 30% गैर आदिवासी बस्तर में है, जिसमें हम्म ओबीसी और अपर कास्ट है, उनमें बड़ी संख्या में भाजपा के तरफ मतदान हुआ है। जी वो मतदान हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो बस्तर और सरगुजा का ओबीसी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मैदान का ओबीसी भूपेश बघेल से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाया, वैसा बस्तर और सरगुजा का ओबीसी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। बिल्कुल और उसको कहीं ना कहीं ये निराशा थी कि बस्तर और सरगुजा में अधिकतर योजनाएं आदिवासियों के लिए है। जी। मतलब जो इनकी प्लानिंग थी कि कहाँ क्या करना चाहिए, इसमें थोड़े कमजोर नजर आए, ये कह रहे हैं आप? वहां वो कनेक्ट स्थापित नहीं हो पाया है। जी रिजल्ट तो यही बताते हैं। जी। एक आरोप लगातार बघेल सरकार पर, मतलब भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार पर लगने लगे हैं कि इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया। जितने मंत्री थे उनके हारने के पीछे ये वजह भी देखी जा रही है कि वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाते थे। सत्ता का एक तरीके से केंद्रीकरण हो गया था, सीएम हाउस से फैसले लिए जाते थे। क्या ये भी वजह बनी है क्या? देखिए, आप रायपुर से 25-30 किलोमीटर दूर आरंग है। नगरीय कल्याण मंत्री शिव डहरिया जी ने जितना काम वहां पर कराया है,
जी उतना काम तो मैं नहीं समझता कि आरंग के इतिहास में कभी हुआ है। जी लेकिन वो चुनाव हार गए हैं 15,000 वोट से। जी तो ये कहना कि केवल इस कारण कि जी सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, इसका असर जी होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर होता है कि अगर मंत्री पूरी अपेक्षाएं पूरी ना कर पाए तो हम्म उनको उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन काम कराने के बाद भी अगर मंत्री हार रहे हैं तब आप क्या कहेंगे? तब जी आप नहीं मान सकते कि केवल यही एक कारण है या केवल ये कारण है। जी कारण उसके कहीं और दूर तक है। आप मैं फिर कहता हूं, जो घटना कवर्धा में हुई, जी आज मोहम्मद अकबर भूपेश बघेल के करीबी मंत्री माने जाते थे। ये माना बिल्कुल जाता था कि भूपेश बघेल के दो सबसे करीबी मंत्री मोहम्मद अकबर और रवीन चौबे हैं, जी जिनके सारे काम होते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराए। तीसरा नंबर डहरिया जी का आता था। ये तीनों चुनाव हारे। तो जी मोहम्मद अकबर अगर 45,000 से हार रहे हैं तो इसका जी क्या कारण है? वहां तो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय कराया था कि भोरम देव टाइगर रिजर्व के निर्णय को पलटवाया, जिसके कारण जो 43 आदिवासी गांव जिनके ऊपर विस्थापन की तलवार थी, वो तलवार हट गई। जी उसके बाद वो 45,000 से हार रहे हैं, उस इलाके में हार रहे हैं जहां ये गांव आते हैं। तो कारण जी कुछ और है। कारण क्या है कि जो माहौल, जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बना वो कवर्धा के विवाद के बाद, फिर बिरनपुर की घटना हुई। तो आप जी देखते जाइए, कवर्धा एक, मुंगेली दो, जुड़ा हुआ जिला। बिल्कुल तीसरा जिला आता है कब, बेमेतरा। बेमेतरा के बाद चौथा जिला जुड़ा हुआ आएगा दुर्ग और रायपुर। जी ये यहां तक के आप 7, 6, 13, 13 और 9, 22 सीटें हैं इन जी 5 जिलों में। इन जी 5 जिलों की 22 सीटों में कांग्रेस को क्या मिला है? एक भूपेश जी बघेल जीते हैं, एक देवेंद्र यादव जीता है। बाकी 20 सीट हार गए हैं। बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या जो बीजेपी की प्लानिंग रही है, ख़ास तौर पर बूथ लेवल पर जो बूथ मैनेजमेंट हम कहते हैं, तो ये भी एक वजह रही है क्या? क्योंकि इन्होंने हर सीटों पर अलग-अलग तरीके से प्रयोग किया। यस, इन्होंने इस चुनाव को टुकड़ों में बांटा है। बीजेपी ने इस चुनाव को टुकड़ों में बांटा है। बस्तर में क्रिश्चियन और हिंदू आदिवासियों के बीच में विवाद कराए हैं, और उसका परिणाम यह हुआ कि अब आप, ये कितना अमानवीय है कि कोई ईसाई की अगर मृत्यु हो रही है और उसके अंतिम संस्कार के लिए, दफन के लिए उसको जमीन ना दी जाए। यहां जी, तक कि अगर वो निजी जमीन पर अपना शव दफन करना चाहता है, उसकी भी अनुमति ना दे। ये इतना विरोध आरएसएस के लॉबी ने या वनवासी कल्याण आश्रम ने वहां कराया, और उसके कारण झगड़े हुए। तो नारायणपुर, चित्रकूट जैसी जो हार है और जो उसका असर पूरे बस्तर में हुआ है, वो दिखाई देता है। बस्तर में अगर ये चीज काम की, तो फिर जो कवर्धा से लेकर रायपुर तक का इलाका है उसमें हिंदू मुस्लिम। जी, जी, तो ये पूरा का पूरा जी, चुनाव टुकड़ों में बांट के लड़ा गया है। जी, सरगुजा में जाहिर बात है कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह थी। पूरे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव साहब के डिप्टी सीएम बनने के बाद ये संदेश जरूर गया कि समझौता हो गया है, कांग्रेस में झगड़ा नहीं है। लेकिन ये जी। समझौता सरगुजा में मूर्त रूप नहीं ले पाया। हुँ, वहां हुँ। पर चिंतामणि महाराज का टिकट, वहां पर बृहस्पत सिंह का टिकट, वहां पर विनय जायसवाल का टिकट कटा, लेकिन अंबिका सिंहदेव का टिकट नहीं कटा। बिल्कुल। तो वो समझौता अगर मूर्त रूप नहीं ले पाया तो उसका भी एक कारण है। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग चीजों ने एग्रीवेट बिल्कुल। किया है। लेकिन जो जी, बेसिक है, जो बेसिक चीज काम की है, वो मैं अभी भी ये लगातार कहता हूं कि एक सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी के कारण, जो एक एंटी माहौल बना। हिंदू जी, माहौल बनाने के कारण, होने के कारण जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, और भाजपा जी, का जिसने फायदा उठाया, वो जी, रायपुर से लेके जयपुर तक है। पूरा का पूरा आप ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में सरकार है, उसकी अच्छी योजनाएं हैं। राजस्थान में सरकार है, उसकी अच्छी योजनाएं हैं। उन दोनों जगहों पर कांग्रेस हारी, लेकिन मार्जिन और लीड कम है। बिल्कुल। सम्मानजनक सीटें कांग्रेस जीती है। मध्य प्रदेश, जहां पर योजनाएं भी भाजपा की है, सरकार भी भाजपा की थी, और हिंदुत्व की लहर जो है वो भी भाजपा के पक्ष में काम की। जी, तो वहां आप परिणाम देखिए, वहां परिणाम एकदम एक तरफा है। जी।
तो ये बिल्कुल। अब एक्सप्लेन करता है कि जी, योजनाओं के ऊपर में कहीं ना कहीं ये जो भावनात्मक मुद्दा है ये हावी जी। हुआ है। बिल्कुल, अब आगे की सुध लेते हैं। अब लोगों की जो दिलचस्पी है, वो सीएम को लेकर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? तो आपके हिसाब से बीजेपी किसको सीएम बना सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खासकर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रयोगवादी हैं लगातार। बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर का वो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, उनको सीएम बनाया, आज वो 2 टर्म हो गए हरियाणा में। हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस के से आए थे, उनका कोई कमिटमेंट आरएसएस के साथ नहीं था। उसके बावजूद सर्बानंद सोनोवाल एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदल के हिमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो प्रयोग क्या होगा जी। ये देखने लायक है। हुँ, हुँ। इस बात की संभावना कम है कि तीनों जगह पुराने मुख्यमंत्री रिपीट किए जी, जाएं। जी, अगर रिपीट नहीं किए जाएंगे तो ये तीनों मुख्यमंत्री केंद्र में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे और 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी, रमन सिंह जी, शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी। जी, अगर ये प्रयोग होता है कि लोकसभा चुनाव तक इन तीनों को बना दिया जाए तो आगे इनका बदलना तय है। जी, बीजेपी इन तीनों राज्यों में नया नेतृत्व डेवलप करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रयोग इस समीकरण इस तरीके से होगा कि अगर ओबीसी बनता है मध्य प्रदेश में तो ट्राइबल बनेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। हाँ, जी, अपर कास्ट बनता है अगर मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी बन जाएगा। जी, फिर राजस्थान में कोई नया आदमी आएगा। तो जी, ये इस तरीके से प्रयोग होगा। जी, अगर छत्तीसगढ़ इस में जो तरीके से नाम है बैलेंस बनाएँगे, उसमें तब छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ नाम है में जी, अरुण साव नाम आगे है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लोग ओपी जी, जी, चौधरी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओपी चौधरी और अरुण साव ही आगे रहेंगे अगर ओबीसी बनता है तो। जी, जी, क्योंकि वो साहू तो हैं और साहू समुदाय ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है। जी, ओपी चौधरी और प्रमुख अगर पद पे रहेंगे, कोई शंका नहीं है। सरकार के सूत्र भी उनके हाथ में हो सकते हैं, लेकिन जी, मुख्यमंत्री शायद वो नहीं बनाए जाएंगे। जी, और अगर आदिवासियों में आदिवासी और अगर आते महिला को हैं लेकर एक साथ अगर ये आदिवासियों में अगर आते हैं जी, तो रेणुका सिंह है, लता जी, उसेंडी है, ये दोनों महिला आदिवासी हैं। और जी, उसके अलावा विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम, विक्रम उसेंडी, ये भी नाम है। जी, कहीं ना कहीं इनको टैलेंट से भी जोड़ना पड़ेगा। जो पुराने मंत्री हैं उनमें से भी कुछ लोगों को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पुराने मंत्रियों को सभी को बाहर कर देंगे। जी, तो अनुभव को भी कुछ हद तक महत्व दिया जाएगा। तो एक लगता है कि एक कोई समझो संतुलन वाला निर्णय भारतीय जनता पार्टी जी। का हाईकमान करेगा। जी, तो देखते हैं कि अब तो ये आगे खुलासा होगा कि कौन क्या चौंकाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि हैरान करेंगे। तो किसका चेहरा लाकर हैरान करते हैं? क्या रमन की वापसी होती है या फिर किसी दूसरे आदिवासी नेता या फिर आदिवासी और महिला का भी एक साथ समन्वय देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? सरकार तो ये बन जाएगी, लेकिन बहुत सारे वादे किए गए हैं। लिहाजा अब बिल्कुल। बीजेपी के सामने सबसे जो मुश्किल का पल आने वाला है या जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, वो क्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार में आएंगे। वो अपनी सीटें बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र लेके आए थे। उनको अंदाज ही जी, नहीं था कि उसकी सरकार बन जाएगी। आज 900 रुपए प्रति क्विंटल धान पर बोनस देना है, एक मुश्त पेमेंट करना है, जी, 21 क्विंटल के हिसाब से खरीदी करनी है। ये कम से कम 20,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ है। जी, महिलाओं को जो 1,000 रुपए पर मंथ देने की बात है, उससे 12,000 करोड़ रुपए का साल का बोझ है। जी, और उसके अलावा जो बाकी योजनाएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पैसे लगने वाले हैं। जी, छत्तीसगढ़ का जो पिछला बजट था वो 1,30,000 करोड़ का बजट था। जी, अगर आप इसको 10 से 12% इंक्रीज मानेंगे तो अगला बजट 1,40,000 45,000 करोड़ का आएगा, जी, जिसमें 50% स्थापना व्यय है कि तनख्वाह बांटनी है, बाकी खर्चे हैं, सरकार चलानी है। तो आपके जी, पास उपलब्ध धनराशि कितनी होगी? 70,000 करोड़। जी, 70,000 करोड़ में अगर आप 40,000 करोड़ के लगभग जी, इन वादों को पूरा करने में लगाएंगे जी, तो फिर उसके बाद जाहिर है
और ऐसा भी है कि जो पुरानी योजनाएं कांग्रेस की चल रही हैं उनको बदलने का निर्णय अगर होगा, जैसे बिजली बिल हाफ है, इस बिल्कुल। बार तो कांग्रेस बिजली बिल पूरा माफ करने वाली थी, नहीं आई सत्ता में, लेकिन बिजली बिल हाफ है, उस बिजली बिल हाफ पर अगर ये उस निर्णय को बदलेंगे तो वो जी, एक अलोकप्रिय निर्णय होगा। सभी राशन कार्ड पर 35 किलो चावल, अगर इस जी, निर्णय पे छेड़छाड़ होगी तो अलोकप्रिय निर्णय होगा। तो पुरानी जी, योजनाओं को चलाते रहने का दबाव रहेगा, नए जी, वादे पूरे करने का और दबाव होगा। जी, तो बजट के जो उपलब्ध धनराशि है 70,000 करोड़ में 40,000 करोड़ तो इसी में जाने वाली है। जी। तो कुल मिलाकर जी। तो कुल मिलाकर बीजेपी की राहें आसान नहीं रहने वाली है। सरकार बनने के बाद भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कर्मचारी को कैसे खुश करते हैं, महिलाओं को कैसे उनके किए गए वादों को पूरा करते हैं, आदिवासियों को लेकर बहुत सारे वादे किए गए हैं, खासतौर पर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए अलग घोषणा पत्र का स्वरूप दिया गया। तो काम इस पर कैसा होता है, इस पर भी जनता की निगाह रहेगी, क्योंकि अब जनता काफी हद तक जागरूक हो चुकी है। ऐसे में जीत और हार को लेकर आपने जो बातें बताई और अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उस समीकरण को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत हम बहुत दर्शकों को ये धन्यवाद। बता दें कि हम अब बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, मतलब अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर हमारी निगाह है। साथ ही साथ बीजेपी की जीत क्यों हुई, कांग्रेस की करारी हार क्यों हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। हमको अब जो किए गए वादे हैं, जो नई सरकार आएगी, उनके काम काज का भी हिसाब किताब रखना होगा। तो देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। धन्यवाद।